काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को कड़ी फटकार। कहा सारे नामों की सूची अदालत को सौंपे। वित्त मंत्री ने कहा किसी का बचाव नहीं कर रही है सरकार। विदेशी खाते धारकों के मामले की जांच किसी भी एजेंसी से करने को तैयार। कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र नए मुख्यमंत्री। 31 अक्टूबर को हो सकता है सरकार का गठन। सरकार में शिवसेना के शामिल होने पर सस्पेंस अभी भी कायम। कल हो सकती है कैबिनेट की अहम बैठक। पावर सेक्टर में कोयले और गैस की पूलिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन में एफडीआई पर बड़े फैसले संभव। एनएससीएल घोटाले की फिर से हो सकती है जांच। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ईओडब्ल्यू की चार्जशीट से संतुष्ट नहीं। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एफएमसी ने एफटी में मर्जर से पहले टेकओवर का दिया सुझाव। आखिरी घंटे में बाजार की रंगत बदली। सेंसेक्स निफ्टी करीब ½ % चढ़कर बंद। निफ्टी 8000 के पार। फर्म और बैंकिंग शेयरों के दम पर सेहत में सुधार। शानदार नतीजों के दम पर एनबीएफसी का शेयर 6% उछला। दूसरी तिमाही में 450 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 550 करोड़ का मुनाफा। लेकिन ल्यूपिन के नतीजे मिले जुले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और सुर्खियां। एफडी घोटाले की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ने बैंकिंग सिस्टम में बड़ी खामियों को किया उजागर। मिडिल लेवल के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ घोटाला। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ये जो इन्वेस्टमेंट है हम इसको एक तो अपनी टेक्नोलॉजी को और इन्हांस और वर्ल्ड क्लास बनाने में लगाएंगे, प्लस हम और कंपनियों को भी आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम शायद अक्वायर कर सकें या जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकें। स्नैपडील को मिले करीब 3800 करोड़ रुपए। जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक के साथ करार। आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में कंपनी के को फाउंडर ने बात की अपने आगे के योजनाओं की। 59 टेनेराई निवेशकों ने किया आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई वेंचर पर 600 करोड़ से ज्यादा का दावा। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। प्रॉपर्टी फंड में भारी घाटा होने का आरोप। और एलएनटी बनाएगी सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे करीब 3000 करोड़ रुपए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा स्मारक स्थल। ब्लैक मनी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कल इस मामले से जुड़े सभी नाम मांगे हैं। सरकार कल विदेश में रखे काले धन से जुड़े सभी नाम बताएगी। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद आज वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है। आज काले धन के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे से केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विदेशों में काला धन रखने वाले खाता धारकों के नाम वो कल तक एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट के निर्देश का पालन करेगी। वो किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। 27 जून को इस वर्ष पूरी सूची जो सरकार के पास नामों की थी हमने एसआईटी को दे दी थी। एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो 27 जून को ही हम लोगों ने एसआईटी को दे दी थी। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार इसके लिए इसलिए तैयार है कि जितने भी नाम आए हैं उन सब की सच्चाई की गहराई तक पहुंचा जा सके ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सरकार का ये स्पष्ट रवैया है। दूसरा, सरकार का ये भी सुझाव हमेशा रहेगा कि ये इस तरीके से हो कि जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट है जिससे सहायता चाहिए हम लोगों को, वो सहायता हम लोगों को मिलती रहे। So that means they will not be put out in public. It's only for the court's benefit. देखिए, वो कोर्ट के एक बार हम लिस्ट कोर्ट को देते हैं, वो कोर्ट का अधिकार है। हम उसमें कुछ कंडीशंस नहीं लगाएंगे। We have no problem or hesitation to share the names with the Supreme Court as we have done with the SIT, because the SIT is the creature of the Supreme Court. It functions under the Supreme Court's jurisdiction.
So there is no question of any reluctance on our part. I made it clear to the court that we are not interested in hiding any names. We are not interested in differentiating or cherry picking some names or withholding some names. और इस मामले में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर सुनील जैन। स्वागत है आपका। पहले चलेंगे लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार में क्या कहा है? देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की दलील ये थी कि हमने जो फैसला दिया था वो फैसला पिछली सरकार ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब नई सरकार बनी है और नई सरकार बनकर हमें ये कह रही कि आप फैसले में बदलाव कर दें क्योंकि हम काले धन वालों के नाम आपको नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हम सार्वजनिक हो जाएगा नाम, क्योंकि भारत में सुनवाई जो होती है वो सार्वजनिक तौर पर होती है और सार्वजनिक नाम करने से जो कई देशों के साथ DTA के जरिए जो संधि हुई है उस संधि की शर्तों का उल्लंघन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस पछड़े में ना पड़ें कि नाम सार्वजनिक होगा कि क्या होगा, आप सिर्फ हमें नाम दे दें और बाकी क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ, किस तरह की जांच होगी वो हम तय कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी तल्ख लहजे में एक तरह से नाराजगी भी जताई कि ऐसा लगता है कि आप काले धन रखने वालों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसी हालत में हमारे रहते काले धन वालों के नाम नहीं उजागर हो सकते हैं, काले धन वापस नहीं आ सकते हैं। इस वजह से हम इसकी जांच करेंगे, आप हमें ये नाम सौंप दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद, क्योंकि कल आपको नाम सौंपना है, सरकार भी थोड़े से बैकफुट पर दिखी। और जैसा कि हमने देखा है कि वित्त मंत्री जो अब तक सरकार ये कह रही थी कि हम काले धन वालों के नाम आपको दे नहीं सकते, सिर्फ उन्हीं के नाम देंगे जिनकी जाँच पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई की जानी, उनके नाम आपको सौंपेंगे। लेकिन अब कह रहे कि हमने तो नाम पहले SIT को दे दिए थे और SIT वाले सारे नाम आपको दे दिए जाएंगे कल सुबह। इसमें जो सूत्र बता रहे हैं 628 नाम करीब हैं जो SIT के पास दिए गए थे और उन्हीं नामों को सुप्रीम कोर्ट के पास बंद लिफाफे में दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन नामों को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये काफी अहम होगा। जी, वाकई ये अहम होगा। सुनील जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार से जांच अपने हाथ में ले ली, तो आखिर इसकी नौबत क्यों आई, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से कल सेलेक्टिवली 3 नाम सामने आए थे, उसके बाद से ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ स्ट्रिक्चर्स इशू करेगा और सरकार को कहीं ना कहीं सभी नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि भारत ने 80 से ज़्यादा देशों के साथ टैक्स ट्रीटी और जिसे हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं वो कंक्लूड किया हुआ है। और ये जो इंफॉर्मेशन है फॉरेन अकाउंट होल्डर्स के बारे में, ये उस ट्रीटी के प्रोविजंस के अंडर ही हमें प्रोवाइड की गई है। कल को भारत को भी, फ्रांस को, जर्मनी को और अदर कंट्रीज़ को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। उसके नियम कुछ इस तरह से हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें अब मिली है वो हमें इनकम टैक्स के पर्पसेस के लिए, प्रोसिक्यूशन के पर्पस के लिए और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करनी है। और वो इन्फॉर्मेशन हमारे जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ उसी पर्पस के लिए पब्लिक की जा सकती है। तो डेफिनेटली इसमें हमें चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल सबसे पहले तो जो एक इमीडिएट पर्पस सामने है यानी इनकम टैक्स प्रोसिक्यूशन के लिए करें। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन नामों का खुलासा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हो चुका है और प्रोसिक्यूशन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। जी सुनील साहब, कोर्ट ने सरकार से सभी नाम मांगे हैं, तो क्या ये सभी नाम भी कल सार्वजनिक कर दिए जाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि किसी भी जांच के प्रोसेस में अगर आप इस तरह से नाम सार्वजनिक करेंगे तो निश्चित रूप से जांच की जो प्रोसेस है, जांच की जो प्रक्रिया है वो भी इससे इम्पैक्ट होगी। तो अगर इनकम टैक्स प्रोसिक्यूशन जो कि डिपार्टमेंट का काम है उसके साथ साथ पैरेलली अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उसको जारी रखने में कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट जब तक वो प्रोसेस जारी रहता है और SIT अपनी फाइंडिंग्स को एक्यूमुलेट करके एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है, ज़्यादा बेटर होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है SIT अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करे
और जितनी ज़्यादा संजीदगी से हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और फिर एक कंप्लीट रोड मैप के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। जी, लेकिन सुनील जी, ये जो 628 कुल मिलाकर नामों की सूची कल सरकार को सौंपी जाएगी, उसमें क्या एक डिफरेंशिएशन करना भी जरूरी है? क्या ये सारे अवैध खाते रखने वालों के नाम होंगे, गैरकानूनी होंगे, या इसमें से कुछ प्रोब के बाद शायद गैरकानूनी पाए जाएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत से अकाउंट हो सकते हैं जो इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड हों। ऐसी बहुत सी इनकम टैक्स असेसमेंट हो सकती है जहां पर डिस्प्यूट जो है वो सिर्फ इनकम की क्वांटिटी को लेकर है, ना कि इस बात को लेकर कि उन अकाउंट्स का डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं। तो निश्चित रूप से आप 628 के 28 अकाउंट्स को एक साथ क्लब करके नहीं देख सकते। आपको निश्चित रूप से एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी और उन अकाउंट्स में जिसमें कि टैक्स इवेजन का अंदेशा आपको ज़्यादा लगता है, आप उन्हीं अकाउंट्स के साथ स्ट्रिक्टली डील कर सकते हैं। बाकी सभी अकाउंट्स के साथ आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा और इन्वेस्टिगेशंस में जो चीज़ें सामने आएंगी उसी के बाद आप प्रोसिक्यूशन की तरफ और एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी और एक्शन की तरफ, पेनल्टी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया। साथ में लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनके मुताबिक कांग्रेस हमेशा से ही चुनिंदा लोगों के नाम को सार्वजनिक करने के खिलाफ रही है। ये लिस्ट जो है सिलेक्टिव और विंडिक्टिव नहीं होनी चाहिए, यानी अर्ध सत्य नहीं सामने आना चाहिए और कोई भी ऐसा नाम नहीं आना चाहिए जो केवल दुर्भावना से प्रेरित है। और आज हमें बहुत खुशी है, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। इधर काले धन मामले में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द नाम सार्वजनिक करने चाहिए। They should come out. They have got so many names with them. 500, 600 names are there already. The Germans have given, the French have given. I don't know why they are concealing things. काले धन पर सरकार की दुविधा को आइए देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट नीलाभ की नजर से। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, लेकिन कैसी होगी सरकार की सूरत? क्या शिवसेना आएगी साथ? इस पर चर्चा करेंगे आवाज संपादक संजय पुगलिया से ब्रेक के बाद। और दिल्ली में भी सरकार को लेकर गहमी हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र को फटकार, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल ने आज जोर शोर से उनके नाम पर सहमति जताई। इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा भी शामिल थे। फडणवीस अपने मंत्रिमंडल के साथ 31 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। नागपुर में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लोग खुश हैं, उनका विधायक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के तेज तर्रार और युवा चेहरा, आरएसएस के दुलारे, महज 44 साल के फडणवीस की अब नई पहचान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर होगी। फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद तक का अपना सफर एक कॉर्पोरेटर से शुरू किया था। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल के 122 विधायकों ने राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुन लिया। इसी के साथ ही फडणवीस के रास्ते में आने वाले सारे नाम हवा हो गए। सर्वसम्मति से यह फैसला हो गया कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय नेता एकनाथ खड़से जी ने मेरा नाम वहां सुझाया और उसको सम्मान्य तावड़े जी, सम्मान्य मुनगंटीवार जी और पंकजाताई मुंडे जी इन्होंने अनुमोदन दिया
तो महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल विद्यासागर राव के सामने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने का वक्त दिया। अब फडणवीस को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। बीजेपी के पास 123 विधायक हैं, जिसमें से नांदेड़ के मुखेड़ से चुने गए विधायक गोविंद सिंह राठौड़ का निधन हो गया है, तो बीजेपी के पास बचे 122 विधायक। इससे विधानसभा की सदस्य संख्या भी 288 से घटकर 287 हो गई। बहरहाल सरकार बनाने यानी बहुमत के लिए बीजेपी को 145 विधायकों की जरूरत होगी। 41 विधायकों वाली पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि विश्वास मत के दौरान उनके विधायक अनुपस्थित रहेंगे, यानी विधानसभा में 246 विधायकों के बीच वोटिंग होगी। तो बहुमत के लिए बीजेपी को चाहिए 124 विधायक, यानी उसे सिर्फ 2 और विधायकों की जरूरत होगी, जिसे अन्य भी पूरी कर सकते हैं। वैसे बीजेपी को उम्मीद है कि शिवसेना अपने 63 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो जाएगी। हालांकि वो अभी भी अपनी कई शर्तों पर कायम है। हमारा उनके साथ भावनात्मक रिश्ता है, जिसे इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं, वह शिवसेना के साथ है। हम तो चाहेंगे कि शिवसेना साथ रहे, हम शिवसेना को कभी अलग नहीं करना चाहेंगे। जो हमारी इच्छा है कि शिवसेना साथ आए, इसलिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और जल्द ही उसका भी सुखद निर्णय निकलेगा। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बनाने में शिवसेना की भागीदारी होगी या अल्पमत की सरकार बनेगी। हमारे साथ जुड़े हैं सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, मुख्यमंत्री के नाम से तो पर्दा उठ गया, लेकिन अब सवाल है कि सरकार की सूरत कैसे होगी। क्या बीजेपी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाना पसंद करेगी या फिर शिवसेना को जगह देगी? देखिए, शिवसेना के लिए जगह बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे कि देखिए हम दिल खोल करके आपको दे रहे हैं, इनकी ज़रूरत तो ये करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकली माइनॉरिटी गवर्नमेंट भले ही कहें, लेकिन किसी सरकार की स्थिरता और अस्थिरता को आप कैसे नापेंगे। सामने कोई चुनौती हो, कोई परम्यूटेशन या कम्बिनेशन बनने वाला हो तो कहा जा सकता है कि ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कैसे चलेगी। मेरी अपनी राय में माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर ये बन के चलती है तो ज़्यादा पर्पसफुल, ज़्यादा कोहेसिव, ज़्यादा साफ सुथरी सरकार होगी। लेकिन अगर शिवसेना के साथ चलना है इनको, तो वो इसलिए भी चलना चाहिए कि आप शिवसेना को खुला छोड़ करके विपक्ष क्यों बनने दें। तो शायद ये उनके साथ पोस्ट पोल अलायंस तो कर लेंगे, और अलायंस क्या, सरकार में साझेदारी होगी जिसमें कुछ मंत्रालय उनको दे दिए जाएंगे। मूल बात यह है कि अगर आप दिल्ली में जो तौर तरीका अपनाया है बीजेपी ने, आप उसकी मिसाल लें तो शुरू में एक छोटा सा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। हो सकता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ ले, लेकिन संभव है कि 2, 4, 5 लोग और शपथ ले लें, उसके बाद ये उसका विस्तार करें। याद दिला दें कि जब पहले कोलिशन गवर्नमेंट रही है महाराष्ट्र में तो 48 तक मंत्री रहे हैं। पिछली जो सरकार अभी गई है उसमें आपके पास गुंजाइश है करीबन 40-42 लोगों की सरकार बनाने के लिए। लेकिन बीजेपी हो सकता है यहां पर यह कार्ड चले कि 40 भी क्यों हो, बहुत सारे मंत्रालय गठबंधन की राजनीति के कारण तोड़फोड़ दिए गए थे, बांट दिए गए थे और उनको विभागों को मंत्रालय बना दिया गया था। तो क्यों ना जो वहां हमने किया कि क्लस्टर ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स बनाया जाए और कुछ एक मंत्री उसको देखें। तो हो सकता है कि आप शुरू में एक छोटे मंत्रिमंडल को शपथ लेते हुए देखेंगे। हो सकता है कि अब शपथ तक बीजेपी शिवसेना से बात न करे, पहली शपथ हो जाने के बाद तब शिवसेना से बात करे कि आइए क्या करना है, आप सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और ये तो साफ हो गया है पर्सनल लेवल पे, पब्लिक में नहीं लेकिन प्राइवेट लेवल पर शिवसेना ने अब आखिरकार थक हार करके अपना पूरा समर्थन हर प्रकार का बीजेपी को बता भी दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है। जी शुक्रिया संजय जी। दिल्ली में भी सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और दिल्ली के उपराज्यपाल को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में संकेत मिलने लगे हैं कि जल्द ही दिल्ली में सरकार बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल को 5 महीने का समय न लेकर जल्द फैसला लेना था। केंद्र सरकार ने बताया कि राष्ट्रपति ने दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और एफडी घोटाले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी बैंकों के कामकाज पर उठे गंभीर सवाल। देखिए खबर एक ब्रेक के बाद। और फिर हो सकती है एनएससीएल घोटाले की जांच, पूरी खबर आगे।
NSCL जांच की फिर से समीक्षा होगी। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार NSCL मामले में हुई EOW की जांच और दाखिल चार्जशीट से संतुष्ट नहीं है, जिसको देखते हुए EOW ने नए सिरे से फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ समीक्षा शुरू कर दी है। इस पर और डिटेल के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, क्या है जानकारी और क्या फिर से इस मामले की समीक्षा करने का आदेश है? देखिए, NSCL मामले में मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने 2 चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन जिस तरह की चार्जशीट यहां अब तक दाखिल की गई है और साथ ही जिस तरह से जांच की गई है इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से, वो संतोषजनक नहीं है। और ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से पूरी जांच करने की, एक बार फिर से पूरी जांच की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं, जिसको देखते हुए EOW जितने भी अपने फॉरेंसिक ऑडिटर हैं उनसे समीक्षा की शुरुआत कर चुकी है। इस रिव्यू मीटिंग में खास तौर से FTIL की कितनी बड़ी भूमिका थी, ब्रोकर्स और ब्रोकर्स के क्लाइंट की कितनी बड़ी भूमिका थी, साथ ही जितने भी डिफ़ॉल्टर, जो 24 डिफ़ॉल्टर की बात यहाँ हम कर रहे हैं जिन पर 5600 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है, उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, इस पर फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी। और हो सकता है जिस तरह से अब चूँकि समीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, एक बार फिर सब एंटिटीज़ जो हैं वो जांच के दायरे में आएंगे और एक नए सिरे से भी यहाँ जांच की शुरुआत देखी जा सकती है। साथ ही जो एक बड़ा पहलू है इस पूरे NSCL मामले में, वो FTIL की रोल को लेकर है, क्योंकि FTIL की 99.9% हिस्सेदारी NSCL में है, लेकिन चार्जशीट में या किसी भी जांच प्रक्रिया में FTIL के रोल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता हुआ दिखा है सरकार को। इसीलिए एक बार फिर से इसकी समीक्षा की बात यहाँ की गई है और एक बैठक जो है वो हो चुकी है EOW की, लेकिन किस तरह से अब पैन आउट होता है और फिर से कैसे इसकी शुरुआत होती है, वो देखना यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी, इधर इसी मामले में एक और एक्सक्लूसिव जानकारी है। कमोडिटी रेगुलेटर FMC ने NSCL FTIL के साथ मर्जर की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। तो श्रीमी, FMC ने मर्जर टेकओवर का प्रस्ताव सरकार को दिया था, तो FTIL बोर्ड को टेकओवर का पहले करने की सिफारिश क्यों? देखिए, FMC ने 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला ये कि FTIL और NSCL को मर्ज कर दिया जाए, और जो दूसरा प्रस्ताव था वो FTIL के बोर्ड को टेक ओवर करने का था। पहले फैसले पर सरकार ने अपना डिसीजन लेते हुए FTIL और NSCL के मर्जर की बात कही है और 60 दिन की समय सीमा दी है। जितने भी उनके सुझाव हैं, जो ऑब्जेक्शन है, वो FTIL या जो उनसे रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ FMC का एक जो बड़ी चिंता है, एक बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि जो समय सीमा यहाँ FTIL को दी गई है उसका गलत फ़ायदा FTIL उठा सकता है, क्योंकि जिस तरह से PwC की रिपोर्ट में देखा गया कि 1000 करोड़ के रुपए जो हैं वो FTIL ने साइफन ऑफ किए हैं। जो मौजूदा FTIL का बोर्ड है उसमें उनके इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घोटाले में देखा गया है। तो ठीक इसी तरह बाद में भी इसका फ़ायदा उस दिए गए समय सीमा में FTIL इसका फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे में पहले FTIL के बोर्ड को टेक ओवर करें, उसके बाद मर्जर की प्रक्रिया पूरी की जाए, इसकी कवायद और इसकी सिफारिश FMC ने फिर से एक बार सरकार से की है। जी श्रीमी। और देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुए FD घोटाले की जांच के दौरान पता चला है कि घोटाले का पूरा रैकेट पॉन्जी स्कीम की तरह काम करता था। इसके साथ ही बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर खामियां उजागर हुई है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बारे में फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी गई है और अब वित्त मंत्रालय बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी में है। अगस्त में देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सामने आई FD घोटाले की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को मिल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑडिट रिपोर्ट से बैंकिंग सिस्टम में बड़ी खामियों का पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों बैंकों में FD घोटाला मिडिल लेवल के अधिकारियों के मिली भगत से अंजाम दिया गया और बड़े अधिकारियों को इसके कानो कान खबर तक नहीं होने दी गई। सूत्र बताते हैं कि FD घोटाले का पूरा रैकेट एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम करता था, जहां असली निवेशक को नकली सर्टिफिकेट दिए जाते थे और असली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ऊंची ब्याज दर पर शेल कंपनियों को लोन बांटने में किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय फॉरेंसिक ऑडिट की इस रिपोर्ट के आधार पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और देना बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने वाला है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय को शक है कि फिक्स्ड डिपॉजिट घोटाले का ये रैकेट दूसरे बैंकों में भी हो सकता है। इस वजह से बड़ी रकम के फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में दूसरे बैंकों से भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ये भी पता चला है कि घोटाले की रकम का एक हिस्सा विदेशों में हवाला के जरिए भेजा गया। अगस्त में सामने आए इस घोटाले में 430 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर का अंदेशा है। इस मामले की जांच CBI और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी दी गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि घोटाले के तार दूसरे बैंकों से भी जुड़े हो सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने ही बैंकों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला किया था और इस रिपोर्ट से जाहिर तौर पर पीएसयू बैंकों के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और कल हो सकती है कैबिनेट की अहम बैठक, तो क्या हो सकते हैं कुछ बड़े फैसले, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और 69 एनआरआई निवेशकों ने किया आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई वेंचर पर 600 करोड़ से ज्यादा का दावा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। कल शाम कैबिनेट की एक अहम बैठक हो सकती है जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर आए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण, तो क्या क्या हो सकता है कल की इस कैबिनेट बैठक में? देखिए, यहाँ पे जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 बड़े फैसले कल लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। पहला जो फैसला होगा वो पावर सेक्टर के लिए होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के बाद तत्काल कई पावर प्लांट के लिए फ्यूल सप्लाई की दिक्कत पैदा हो गई। तो यहाँ पे कोल पूलिंग प्राइस और गैस पूलिंग प्राइस पर फैसला हो सकता है, यानी आप इम्पोर्टेड कोल और घरेलू कोल दोनों को मिलाकर जो औसत कीमत है उस कीमत पर आप कोयले की सप्लाई करिए। इसी तरह इम्पोर्टेड गैस और घरेलू गैस जो अतिरिक्त गैस है उन दोनों को मिलाकर औसत कीमत के आधार पर गैस की सप्लाई करिए, और खासतौर से गैस की और कोयले की सप्लाई 4 साल तक करते रहिए, ताकि यहाँ पे इन पावर प्लांट में फ्यूल की दिक्कत ना हो, ताकि बिजली उत्पादन में किसी भी तरह की बाधा ना हो। माना जा रहा है कि इससे करीब 19,000 मेगावाट पावर प्लांट को राहत मिलेगी, जिसमें GMR, GVK, लैंको जैसी कंपनियां इसमें शामिल होंगी, उनको बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा जो बड़ा फैसला होगा वो होगा FDI के मोर्चे पर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में FDI की शर्तों में ढील दिए जाने की संभावना है, जिसके मुताबिक मिनिमम बिल्टअप एरिया 50,000 स्क्वायर फीट से घटाकर 20,000 स्क्वायर फीट किया जा सकता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट $10 मिलियन से घटाकर $5 मिलियन किया जा सकता है। और इसका फायदा ये होगा कि केंद्र सरकार की जो मुहिम है स्मार्ट सिटी बनाने की, उसको काफी मदद मिलेगी और लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये 2 बड़े फैसले कल शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। लक्ष्मण, शुक्रिया। और एक दिन सुस्ताने के बाद बाजार ने आज फिर रफ्तार पकड़ी। आखिरी घंटे में शानदार यू टर्न के बाद सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% की तेजी के साथ बंद हुए। बैंक और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। आईसीआईसीआई बैंक, SBI की वजह से बाजार की सुस्ती गायब हुई। सन फार्मा और रैनबैक्सी ने भी बाजार की सेहत को सुधारने में काफी मदद की। सीमेंट शेयरों में भी बाजार की बढ़त में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में खरीदारी हुई। बाजार ने यू टर्न जरूर लिया, लेकिन कुछ शेयरों में बिकवाली जारी रही। JSPL, हीरो मोटो, भारती एयरटेल आज निफ्टी में गिरने वाले शेयर रहे। बाजार की सेहत सुधारने में आज फार्मा शेयर काफी मददगार साबित हुए। 6% की तेजी के साथ फार्मा सेक्टर का हीरो रहा रैनबैक्सी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी को दूसरी तिमाही में 450 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 550 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब 7% से बढ़कर 24% के पास पहुंच गए हैं। अच्छे नतीजों के दम पर कंपनी का शेयर आज करीब 6% चढ़कर बंद हुआ। आज ल्यूपिन ने भी दूसरी तिमाही के निराश करने वाले नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा बढ़कर 630 करोड़ हो गया है। आय भी बढ़कर 3,173 करोड़ हो गई है। दोनों में बढ़ोतरी है, लेकिन ये बाजार की उम्मीदों से कमजोर है। एनआरआई निवेशकों के एक समूह ने आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई वेंचर पर $10 मिलियन यानी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का दावा ठोका है। ये मामला मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आइए इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिसर्च एनालिस्ट आशीष वर्मा के पास। तो आशीष, हम आपसे और डिटेल्स इस पर लेना चाहेंगे। तो क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर आपके पास और क्या हुआ इस पूरे मामले में? देखिए, एनआरआई इन्वेस्टर्स ने आईसीआईसीआई पर करीब 10-10 करोड़ डॉलर्स का एक दावा ठोका है, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने एलिज करा है कि इस फंड जो एक डायनेमिक इंडिया फंड 3 था, उसमें उन्होंने निवेश कर उन्हें तगड़े लॉसेस हुए हैं। करीब 70 ये एनआरआई निवेशक हैं जिनका कहना है, जिन्होंने आईसीआईसीआई और उनकी एसोसिएटेड कंपनीज को मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग करा है। ध्यान रखें, ये जो फंड है एक्चुअली मॉरिशस इनकॉर्पोरेटेड है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो DIC3 फंड है इसे आईसीआईसीआई वेंचर और आईसीआईसीआई बैंक ने प्रमोट किया है और सेटअप किया है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे, ताकि तमाम जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के रियल एस्टेट मार्केट में निवेश कर सकें। कई सारे कंसर्न्स इन निवेशकों ने हाईलाइट करे हैं। सबसे पहले उनका कहना है कि जो DIF3 फंड था,
इसने उन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जो मिजरेबली फ्लॉप होते हुए नजर आए, जबकि इस फंड की जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स में ये फंड अपना कॉर्पस इन्वेस्ट करेगा। इनफैक्ट इन निवेशकों ने एक और कंसर्न हाईलाइट करी है कि आईसीआईसीआई ने इस फंड के जरिए 13 प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करी थी, जिसमें से 3 प्रॉपर्टीज हैदराबाद में और 2 मुंबई में थी, और कुल मिलाकर जो टोटल कॉर्पस था उसका 60% इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज में चला गया, जबकि मार्केटिंग टीम ने प्रॉमिस करा था कि देश भर में ये प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट्स स्प्रेड आउट होंगे। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, 9 साल हो गए इस फंड्स को आए हुए, इस फंड को लॉन्च किए हुए, और अब तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो बाकी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के आसपास भी आपको नजर नहीं आएगा। चेन्नई में एक प्रोजेक्ट में 9 साल पहले निवेश किया गया था और वो प्रोजेक्ट एक्चुअली पिकअप ही नहीं हुआ क्योंकि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड दिक्कतें सामने आई। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में उनका कहना है कि लिक्विडिटी को लेकर तमाम दिक्कतें थी, ये प्रोजेक्ट्स अटकते हुए नजर आए हैं। सिर्फ एक पूना के प्रोजेक्ट में 8 साल बाद इस फंड ने एग्जिट लिया और वहां पर भी उनका कहना है कि सब ऑप्टिमल रिटर्न्स, यानी कि जो रिटर्न्स प्रॉमिस किए गए थे उससे कहीं कम रिटर्न्स कमाए हैं। हालांकि आईसीआईसीआई वेंचर्स ने हमें इस मामले पे सफाई दी है। उनका कहना है कि जो निवेशकों के आरोप हैं ये निराधार हैं, निवेशक जो फैक्ट्स दे रहे हैं वही गलत हैं। उनका कहना है कि रियल एस्टेट ऑब्वियसली एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का फंड होता है, तो इसमें इतनी जल्दी रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट उनका कहना है कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स में जिस तरह के एसेट क्लास होते हैं इसमें किसी भी तरह के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, और उन्होंने इन तमाम निवेशकों को कैश एग्जिट ऑप्शन भी दिया है, जैसे कि ग्लोबल फंड्स आमतौर पर करते हैं। जी शुक्रिया आशीष सारे डिटेल्स के लिए। और स्नैपडील के को फाउंडर ने सीएनबीसी आवाज के साथ खास मुलाकात में बताई ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ी कई दिलचस्प बातें। देखिए एक्सक्लूसिव चर्चा ब्रेक के बाद। और यूपीए राज में हुई 8 सरकारी बैंकों के चेयरमैन 14 ईडी की नियुक्तियां रद्द करने पर उठे सवाल। चयन प्रक्रिया किस हद तक राजनीति से प्रभावित है? बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन अनिल खंडेलवाल से करेंगे बातचीत। यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त हुए सरकारी बैंकों के 8 सीएमडी और 14 ईडी की नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि सरकारी बैंकों के कामकाज में ज्यादा सरकारी दखल ठीक नहीं है, इससे उनके कामकाज प्रभावित होता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन अनिल खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, स्वागत है आपका आवाज एट 9 पर। सबसे पहले बताइए कि क्या ये कहना ठीक होगा कि सरकारी बैंकों के चेयरमैन की नियुक्ति या चयन प्रक्रिया में राजनीति भरा हुआ है और इससे ये प्रभावित है? ये बड़ी विडंबना की बात है कि इतने हाई लेवल के अपॉइंटमेंट्स इर्रेगुलर साबित हुए हैं। जैसा कि रिव्यू कमेटी ने कहा, ये अपॉइंटमेंट रद्द हो रहे हैं और नए सिरे से होंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है एक ऐसे सेक्टर में, बैंकिंग में, जहां अभी जो रिसेंट में घटनाएं हुई हैं वो काफ़ी चिंताजनक हुई हैं। और ये मैं तो ये कहूँगा कि ये राजनीतिक है कि नहीं, लेकिन अब कमेटी की रिपोर्ट तो पब्लिक में आई नहीं है, रिव्यू कमेटी की, कि उन्होंने क्या पाया है, बट देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। खंडेलवाल जी, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप सरकारी बैंकों के एनपीए और उनकी माली हालत के लिए किस हद तक जिम्मेदार हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कोई एनपीए से, बट हम तो ये कह सकते हैं कि चेयरमैन का सिलेक्शन जो है वो एक काफ़ी न्यूट्रल होना चाहिए और काफ़ी सिलेक्शन प्रोसेस में फेथ होना चाहिए। एक जनरल जो ये सिलेक्शन एक स्पेक्युलेटिव हो गए हैं और ये सिलेक्शन प्रोसेस में रिगर की ज़रूरत है, इसमें बहुत रिगर की ज़रूरत है। ये केवल ये मुद्दा नहीं है कि कुछ सिलेक्शन में इरेगुलरिटी निकली है इसलिए एनपीए ज़्यादा हुए हैं। जी, तो जिस रिगर की आप बात कर रहे हैं या चयन प्रक्रिया प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जो पीजे नायक कमेटी ने सिफारिशें दी थी, सुझाव दी थी कि बैंकों के ऑटोनोमस बोर्ड होना चाहिए नियुक्ति के लिए, क्या वो सही तरीका है? देखिए, लास्ट 3-4 साल में 2 मेजर कमेटीज आई हैं। एक
पीजे नायक कमेटी है जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कहा है, और एक हमारी कमेटी थी जिन्होंने टोटल ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के बारे में कहा है। अगर इन दोनों कमेटियों को गवर्नमेंट स्टडी करे और उसमें से कुछ निकाले तो मैं कहता हूँ काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। आज पीजे नायक कमेटी कहती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉम्पिटेंसीज की प्रॉब्लम है, तो एक तरफ बोर्ड में प्रॉब्लम है, एक तरफ चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इफ द बॉटल इज एट द नेक ऑफ द बॉटल देन इट्स ए वेरी सीरियस इशू। जी शुक्रिया। वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने फ्लिपकार्ट मामले में एक बार फिर सफाई दी है। सीतारमन के मुताबिक उनके पास ग्राहकों की और रिटेलरों की शिकायतों से वाकिफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार इस कंपनी की जांच कर रही है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर सफाई देते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वोडाफोन मामले को छोड़कर बाकी मामलों में पिछली तारीख से टैक्स लागू नहीं होंगे। This government is working out to simplify the entire taxation framework that we have. And in simplifying taxation, we see a lot of scope in making ease of doing business in India. It was only practical and prudent for us to have left that particular amendment, and it's followed to the courts and proceed from our end. Forward-looking, without going on the path of retrospective taxation. स्नैपडील को एक और बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है। जापान के सॉफ्टबैंक स्नैपडील में $62 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगा। स्नैपडील का कहना है कि सॉफ्टबैंक से मिले करीब $63 करोड़ यानी 3,800 करोड़ रुपए का वो टेक्नोलॉजी और ब्रांड बिल्डिंग में इस्तेमाल करेगी। CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में स्नैपडील के को फाउंडर और CEO कुणाल बहल ने कहा कि स्नैपडील अधिग्रहण पर भी फोकस कर रही है और कुछ पैसे इस पर भी खर्च हो रहा है। टेक्नोलॉजी, मैन पावर और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या ये माना जाए कि सॉफ्ट बैंक से जो पैसा आप ले रहे हैं ये करीब करीब इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा पैसा इन्हीं में इन्वेस्ट होगा? बिल्कुल, तो ये होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है हम इसको एक तो अपनी टेक्नोलॉजी को और इन्हांस और वर्ल्ड क्लास बनाने में लगाएंगे, प्लस हम और कंपनियों को भी आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हम शायद अक्वायर कर सकें या जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकें, जिन्होंने कुछ अच्छी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी बनाई हो हमारे बायर्स के लिए, हमारे सेलर्स के लिए, जिनको हम स्नैपडील के एक बड़े कैनवस, एक बड़े प्लेटफॉर्म में प्लग इन कर सकते हैं जिससे कि ये ऑब्जेक्टिव उनके लिए भी और हमारे लिए भी अचीव हो पाए। स्नैपडील में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाली जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक भारत पर काफी बुलिश है। कंपनी ने अगले 10 साल में भारत में $1,000 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मासायोशी असोन ने कहा है कि स्नैपडील में अलीबाबा जैसा बनने की काबिलियत है। I have a strong wish and willingness to invest more like $10 billion in the next 10 years. We have financial capability. We are looking for opportunity. I strongly believe that Snapdeal has the potential to be like a Alibaba of India. और L&T को मिला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। और क्या होगा स्मारक स्थल पर खास, देखिए आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात सरकार ने देश की मशहूर इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन टूब्रो को दिया है। L&T भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लौह पुरुष सरदार पटेल के विश्व में सबसे ऊंची प्रस्तावित प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण का जिम्मा इंजीनियरिंग दिग्गज L&T को मिला है। कंपनी 4 सालों में यानी 2018 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। कंपनी का कहना है कि ये काफी यूनिक और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग काम है। डाउनस्ट्रीम नर्मदा में एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें एक व्यूइंग गैलरी, एग्जीबिशन सेंटर और उसके ऊपर स्टैचू वी हैव टू मेक। स्टैचू विल हैव नियरली 6,000 टन्स ऑफ स्टील एंड इट विल बी क्लैडेड विद ब्रॉन्ज एंड दैट इज द यूनिकनेस ऑफ इट। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के काफी करीब है।
इसका मकसद सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करना ही नहीं, बल्कि देश के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देना और साथ ही उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना भी है। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि इसे सरदार पटेल के स्मारक के साथ ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी तैयार किया जाए। यही कारण है कि प्रोजेक्ट की जगह को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना स्थल पर अगले 4 सालों में सरदार पटेल की प्रतिमा के साथ ही प्रदर्शनी हॉल, मानव निर्मित झील, पुल, होटल, कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। परियोजना का कुल खर्च करीब 3000 करोड़ रुपए रखा गया है। स्मारक प्रतिमा में एक विजिटर गैलरी होगी, जहां से 200 लोग एक साथ सरदार सरोवर बांध का सुंदर नजारा देख सकेंगे। यही नहीं, स्मारक स्थल के पास एक अत्याधुनिक अंडर वाटर एक्वेरियम भी बनाने की योजना है। साथ ही यहाँ आधुनिक मनोरंजक सुविधाओं वाला पब्लिक प्लाजा भी बनेगा, जहाँ शानदार भोजन और गिफ्ट शॉप सहित वो सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो आपकी खरीदारी के अनुभव को यादगार बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और हुदहुद के बाद अब भारत पर नीलुफर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान अभी कच्छ के समुद्री किनारे से करीब 700 किलोमीटर के फासले पर है और करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता हुआ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नीलुफर शुक्रवार या शनिवार को गुजरात के तट से टकराएगा और भुज और कच्छ में सबसे ज्यादा कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग ने मांडवी, मुंदड़ा और कांडला जैसे बड़े बंदरगाहों को अलर्ट जारी कर दिया है। कांडला पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशियाई देशों से खाने के तेलों का इंपोर्ट भी होता है, लिहाजा बंदरगाहों को नुकसान से इंपोर्ट पर असर पड़ सकता है। और आज इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।